हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके सामने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल मॉडल सेट केमिस्ट्री का, यानी जो आपका 13 दिसंबर का जो नेट पर चढ़ाया गया है ऑफिशियल मॉडल सेट है ये। इससे आपका परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगा, यानी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। इस सेट को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए आज हम इसको अच्छे से हैंड राइटिंग में आपको लिखकर सामने मैं दिखाऊंगा और साथ में उसका आंसर भी है। ये बस इस वीडियो में आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा, उन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसी ऑप्शन को केवल मैं छांट कर लिख दिया हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप इसका अच्छे से नोट्स आप बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन रावादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें पहला रबर दिया था, दूसरा कांच दिया था, तीसरा प्लास्टिक और चौथा बर्फ। तो इसमें रबर, कांच और प्लास्टिक जो है ये बेरवेदार ठोस के उदाहरण है, लेकिन इसमें पूछा है कौन रावादार ठोस का उदाहरण है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है बर्फ, बर्फ जो है रावादार ठोस का उदाहरण है। तो ये आपका हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी एफसीसी में फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल को क्या बोलते हैं? एफसीसी। यानी एफसीसी में बताना है तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में 1 2 3 1 2 4 और 8 है। तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो इसका जब हम संरचना बनाते तो इस तरह से आता। तो आप जानते हैं कि कोना पर हिस्सेदारी कितना होता है। तो ये जो 8 कोना देख रहे हैं, तो कोना पर हिस्सेदारी 8 गुणे 1/8 होता है, यानी 1 हो जाएगा। और जो फलक होता है फलक, तो फलक पर 6 होता है। अब फलक पर कोणों का हिस्सेदारी क्या होता है? 1/2। तो 6 का 1/2 क्या होता है? ये 6 का 1/2 निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा और 1 ये, तो 3 और 1 क्या होता है? 4। तो फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। तीसरा प्रश्न है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो NaCl क्रिस्टल की संरचना क्या होती है? तो ये आपको ऑप्शन में दिया है पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, अष्टफलक की वर्गीय तल। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फलक केंद्रित होगा, यानी इसका सही जवाब बी है जो यहाँ लिखा गया है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। तो सरल घनीय जालक में पूछा है, तो सरल घनीय जालक में कितना होता है? 52% होता है। कितना होता है? 52% होता है। ठीक है ना? तो ये 52% होता है। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है। किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होती है? तो इसका दिया है ऑप्शन आइसोटोनिक विलयन में, हाइपोटोनिक विलयन में, कि हाइपरटोनिक विलयन में, कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, आइसोटोनिक विलयन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपका है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं, तो इस कथन को हम रावल का नियम कहते हैं, यानी राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम। यानी ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब दिया हुआ है। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, तो उसके 1/2 गुणक का मान होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 1, लेस देन 1, मोर देन 1, कि 0। तो यहाँ संयोजन और वियोजन, इसमें क्या लिखा है कि विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, माने ना तो संयोजन होता है ना ही वियोजन होता है। यदि संयोजन होता तो लेस देन 1 होता, वियोजन होता तो मोर देन 1 होता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ना तो संयोजन हो रहा है ना ही वियोजन, तो इसमें क्या होता है? तो 1, यहाँ केवल बोलेंगे हम 1। तो यानी इसका सही जवाब क्या दिया है? तो 7वां का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है?
8 नंबर प्रश्न आपका है कि द्रवित NaCl, द्रवित NaCl कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? तो कैथोड पर क्या होता है? तो आप जानते हैं ना कि Na पर प्लस होता है, Cl माइनस, यानी कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। क्या होता है? सोडियम मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 9 नंबर देखिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यानी फैराडे के विद्युत विच्छेदन से के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए एक समीकरण आया था, M बराबर ZCT। ये होता है ZCT, इसी को थोड़ा इधर उधर करके लिखा है, ZCT को CZT लिखा है, तो ये गुणा में है, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो एनोड पर संभव नहीं है, ये 10वां का जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ये सब आपका रिडक्शन अभिक्रिया ही है, यानी अवकरण अभिक्रिया है। इसके लिए अब एनोड पर संभव नहीं है, तो एनोड पर अवकरण अभिक्रिया संभव नहीं होता है। जितना भी ऑप्शन आपका दिया है उस सब, ये देखिए यहाँ से थोड़ा क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं A, B, C और D, ये सब एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन की ही अभिक्रिया है और ऑक्सीडेशन की कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? यानी इसमें दिया है ऑप्शन में, देखिए 11 जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। 11 का है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटन केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? 2Nk, 0.002Nk कि यहाँ 0.02Nk कि 0.2Nk? तो एक चीज हमेशा, यानी विशिष्ट चालकत्व को हम लोग कापा कहते हैं, और कापा समानुपाती होता है नॉर्मलता के। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कि नॉर्मलता बढ़ेगा तो कापा भी बढ़ेगा, नॉर्मलता घटेगा तो कापा भी घटेगा। तो यानी कह रहा है सबसे कम, तो सबसे कम का मतलब है जितने कम होगा उतने है कम होगा। तो इसमें देखना है कि सबसे कम क्या है ऑप्शन में। तो सबसे कम आप क्या देख रहे हैं? 0.002N, यानी ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं सबसे कम है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। चलिए तो यही यहाँ पर लिखा है 0.002N। 12 नंबर देखिए, अभिक्रिया 2A एरो का चिन्ह बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि जो यहाँ रिएक्टेंट है इसको गुणांक में, यानी ये रिएक्टेंट के आधार पर लिखना है, तो ये माइनस हो जाता है, और ये DA के आधार पर चलेंगे तो ये DA आबाटा में DT, यहाँ 2 रहता है तो यहाँ 2 से हम भाग दे देते हैं, क्या देते हैं? रस समीकरण मितीय से हम, रस समीकरण मितीय गुणांक से हम क्या देते हैं? भाग दे देते हैं, तो यानी -1/2 DA बटा में DT। 13 नंबर देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? तो कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है 14 का, ये ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है ये द्विक आणुक है। ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं ये द्विक आणुक है। क्या है? द्विक आणुक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, जल में H2 + Cl2 सनलाइट, देखिए सनलाइट यहाँ लिख दिया है, तो कौनो चीज जब रिएक्शन में जब प्रकाश आ जाता है तो उसकी कोटि क्या हो जाती है? हमेशा शून्य हो जाती है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी प्रकाश में किसी अभिक्रिया के प्रकाश में इस तरह से करते हैं कुछ भी परिणाम निकलता है, यहाँ सनलाइट प्रकाश में जब आता है तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर आपका क्या है? 16 नंबर आपका है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो सब जानते हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया एक सतही घटना होती है, यानी पृष्ठीय घटना है। चलिए 17 नंबर है, दूध है, तो दूध क्या होता है?
तो जल में परिक्षेपित वसा होता है। ये जो ABC हम जो लिखे हैं, ये 4 को जो ऑप्शन दिया है आपके सेट में, उसमें से जो राइट आंसर है वही हम लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दूध क्या है, तो जल में परिक्षेपित वसा है। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटय फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड साल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। 19 नंबर देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी प्रतिफल की मात्रा को बदल देता है, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, कि अग्रिम अभिक्रिया के डेल्टा H को घटाता है, कि अग्रिम अभिक्रिया के डेल्टा H को बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, घटा देता है। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सिल्वर जो है, ये तो एकदम चर्चित क्वेश्चन है कि सिल्वर को हम साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके द्वारा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो वैद्युत शोधन कहलाती है। क्या कहलाती है, वैद्युत शोधन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका दिया है ए में। चलिए, 23 नंबर जो है, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है, तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, क्या देखिए चारों ऑप्शन, Cu2O, Cu2S, CuFeS2। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर देखते हैं हम। 24 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो HCl। यहाँ 24 का जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन कह रहा है कि कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। NH3 बनाता है, H2O ये भी बनाता है, HF यो बनाता है, लेकिन HCl नहीं बनाता है, ठीक है ना। FON, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। FON यही है हाइड्रोजन बंध बनाने वाले, FON। तो देख रहे हैं डी में भी है, बी में भी है, ए में भी है, लेकिन सी में नहीं है। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, सी। चलिए, ACl। 25वां है, उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2 का मतलब हीलियम, नियान, 10 का मतलब नियान, 18 का मतलब आर्गन, 36 का मतलब क्रिप्टन, 2, 10, 18, 36, 54 का मतलब जेनन, और 86 का मतलब क्या होता है, रेडन। तो यानी इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सबका आएगा NH2 और NP6, तभी तो 6, 2, 8 होता है। चलिए, 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो कौन सबसे प्रबल पूछ रहा है। तो 26 में यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या क्या है, F2 है, Cl2 है, I2 है और Br2 है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कह रहा है, तो F2 जो होता है सबसे प्रबल होता है। सबसे प्रबल कौन होता है, F2 होता है, ठीक है ना। चलिए, आगे देखिए, आप देख रहे हैं 27 नंबर। 27 नंबर आपका क्या है, 27 नंबर कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर आपका है, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व देखेंगे तो संक्रमण तत्व कापर और लोहा ही संक्रमण तत्व आपको दिखाई देंगे। ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है का। चलिए, अब देखिए, अब ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए, 28 नंबर यानी कौन सा संक्रमण तत्व है, तो कापर और लोहा। 29 नंबर देखिए,
29 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो प्रति चुंबकीय ऑप्शन नंबर सी में एस्केडियम पर 3+ आयन जो देखेंगे यही आपका प्रति चुंबकीय है। 30 नंबर देखिए, वैंडेनियम यानी जिसका परमाणु संख्या 23 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 यानी इसका होता है। यानी पहला में यहाँ देख रहे हैं 2, दूसरा में 6 2 8, तीसरा में देखिए sp और चौथा में 4s2 3d3। इसका निकाल लेंगे ना, नहीं तो इसका एक अलग से हम वीडियो बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, आप उसको जाकर देख सकते हैं, अच्छे से समझना है तो। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर आपका है, निम्नलिखित में कौन लैंथेनाइड तत्व है? कौन लैंथेनाइड तत्व है? तो यहाँ जीडी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए 32 के बाद आप 32 नंबर देखिए, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितना है? तो निकालेंगे तो प्लस आपका 7 आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेशियम का कितना होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 होता है, तो इसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा समझ सकते हैं। पोटेशियम का 1 होता है तो +1, ये इसका निकालना है Mn का, मैग्नीज का निकालना है, तो इसको मान लेंगे हम x, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 4 गो है तो क्या हो जाएगा? -8 बराबर 0। तो 1 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? -7, और -7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +7। तो यानी 32 का सही जवाब क्या होगा? सी, यानी +7। 33 नंबर है कि NiCO4 में प्रसंकरण होता है। तो ये हम बताए हैं बहुत अच्छे से, इसको sp3 प्रसंकरण होता है इसमें, ठीक है ना। 33 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। 34 जो है, K3Cr2O4 इन 3 में Cr की समन्वयन संख्या बताना है। तो इसका समन्वयन संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें Cr जो है ये 6 तरफ से घिरा रहेगा, तो इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका 34 को। 35 देखिए, 35 नंबर आपका क्या है? 35 नंबर आप देखेंगे तो कह रहा है 35 नंबर, ये जो देख रहे हैं यहाँ, ये यौगिक दिया हुआ है, ये संकुल यौगिक है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? आयनन समावयव। आयनन समावयव इसका सही जवाब होगा। 36 नंबर देखिए, क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म क्या है? तो ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न माना जाता है क्लोरोफार्म को। 37 नंबर जो है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराते हैं तो हमें ब्यूटेन बनता है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एथिल हैलाइड है? तो एथिल हैलाइड जो है, ये जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं यही आपका एथिल हैलाइड है। 39 नंबर है, अभिक्रिया ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो ये घटता हुआ क्रम जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं यही आपका घटता हुआ क्रम है। 41 नंबर देखिए, जब एथिल क्लोराइड को एजीसीएन के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल है। तो गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल क्या आता है? तो एथिल आइसोसाइनाइड आता है। क्या आता है? एथिल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के आधार पर बताया जा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा 41 का। 42 नंबर जो है, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीकरण परमाणु का प्रसंकरण होता है। तो ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का जब प्रसंकरण निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? sp3 आएगा, यानी 42 का क्या होगा? सी होगा। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर आपका है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 43 नंबर है, फार्म एल्डिहाइड CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर है, CH3OH का यूपे का नाम है। तो यूपे का नाम क्या होता है? प्रोपेनॉल। ये थोड़ा गिन लेंगे इधर से, ये 1 2 जो देख रहे हैं, 2 प्रोपेनॉल। 44 का 2 प्रोपेनॉल होगा कि 1 प्रोपेनॉल होगा? 1 मिनट देख लेते हैं।
इसको जब हम गिनेंगे 1 2 3, ये 1 प्रोपेनाल होगा, ठीक है ना। लंबा कार्बन श्रृंखला को चुनना है तो 1 2, ये पर आ रहा है ना, मेथेन एथेन, 1 2 और 3, ठीक है। 2 प्रोपेनाल नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, 2 प्रोपेनाल। 45 जो है प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद, क्या हम देख रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण करेंगे तो सबसे पहला हमारा एल्डिहाइड ही मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 जो है निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक किसको कहते हैं, तो अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र ACl को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। 47 है परिशोधित स्पिरिट में रहता है, क्या रहता है, तो 95.5% एथिल एल्कोहल रहता है, ऑप्शन नंबर बी। 48 जो है एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो C2H2NO होता है, जो ऑप्शन दिया है यही होता है, ठीक है। ये ऑप्शन के आधार पर इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। 49 नंबर है निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, तो HCHO, ठीक है। आगे देखिए 50वां CH3CHO का यूपेक नाम क्या है, तो इसका यूपेक नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है, क्या होता है, एथेनॉल होता है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर आपका है, जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं, 70 को ऑब्जेक्टिव है, इसका खत्म कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है, COOH होता है। 52 नंबर है निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावयता प्रदर्शित करता है, तो एस्टर होता है, ईस्टर लिखा हुआ है इसमें, एस्टर भी होता है, एस्टर बोलिए या ईस्टर बोलिए। 53 नंबर है निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, तो प्राइमरी एमीन को ऑप्शन नंबर ए, यही आपका प्राइमरी एमीन है, ये एथिल है, ये एमीन है, ये प्राइमरी, ये 2 जगह जुड़ा रहता तो सेकेंडरी, 3 जगह जुड़ा रहता तो टर्शियरी। 54 नंबर देखिए, एथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिया KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, तो CH3NC बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 55 देखिए ट्राई मेथिल एमीन है एक, तो क्या है, तो ट्राई मेथिल एमीन एक टर्शियरी एमीन होता है। 56 नंबर है निम्नलिखित में किसका एल्कीलीकरण संभव है, प्राइमरी एमीन का ना, इनमें से सभी का। 1 मिनट थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। 56 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में किसका एल्कीलीकरण संभव है, तो प्राइमरी एमीन का भी है, सेकेंडरी एमीन का भी है, टर्शियरी एमीन, इनमें से सभी का, यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी, टर्शियरी सभी का। 57 नंबर देखिए, 57 कह रहा है कि आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है, तो इसे जब हम बनाएंगे तो 4 गो प्राइमरी एमीन संभव है। 58 है एसीटोनाइट्राइल है, तो एथेन नाइट्राइल है, एथेन नाइट्राइल है, बी होगा। 59 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है, तो ग्लैक्टोस, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 59 का क्या होगा, बी। आगे देखिए 60 नंबर, 60 नंबर आपका है, 60 नंबर कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है, तो न्यूक्लिक अम्लों में आपका PSB होता है, यानी फास्फेट सुगर बेस। इसका अगर फुल फॉर्म चलते हैं तो फास्फेट सुगर बेस। आपके ऑप्शन से जब आप इसे मिलाएंगे, ये 60वां का जब ऑप्शन से आप मिलाएंगे, 60वां का जब आप ऑप्शन से मिलाएंगे तो PSB होता है, तो PSB जो होता है फास्फेट, देखिए यहां हम क्या लिखे हैं, फास्फेट सुगर बेस, तो फास्फेट सुगर बेस PSB, इसी को यहाँ लिखा है फास्फेट शर्करा बेस। देखिए यहाँ देखिए फास्फेट शर्करा भस्म, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वहां बढ़ते क्रम में है, यहाँ घटते क्रम में है, तो इस पर ध्यान देना है। चलिए इसका डी होगा ऑप्शन नंबर, यानी PSB होता है, इसको हम फास्फेट सुगर बेस बोलते हैं। 61 नंबर विटामिन सी की कमी से होता है क्या, तो अस्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 62 देखिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, तो लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। 63 जो है
आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? तो डाइस्टेज। ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 का क्या होगा? 63 का डी होगा, डाइस्टेज। 64 देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? तो आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है ये एक तरह से प्राकृतिक रबर है। 65 नंबर देखिए, कैप्रोलैक्टस, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो नायलॉन 6 का, यानी ऑप्शन नंबर ए। 65 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 66 देखिए, निम्नलिखित में डेक्रोन किसका उदाहरण है? तो पॉलिएस्टर का। किसका है? तो पॉलिएस्टर का। डी में दिया है ऑप्शन नंबर। 67 देखिए, क्लोरामीन टी है, तो क्या है? एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक है। 68 नंबर देखिए, 67 के बाद 68 देखिए, 68 आपका है, 68 कह रहा है कि पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने किया था। 69 नंबर है, फिनाल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। 70 है, मार्फिन है एक, तो क्या है? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के रूप में। चलिए, तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो ऑफिशियल मॉडल सेट में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया था, आज हम उसका सभी आंसर कवर कर लिए। यदि आप चाहते हैं कि इसके लघु और दीर्घ भी यदि चाहते हैं कि आपको ये मिले, तो ये कमेंट सेशन में आप जरूर लिखकर बताएं कि लघु और दीर्घ प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।